एक जंबो जेट करीब 6000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा होता है। कॉकपिट के अंदर पायलट का सर धड़ से अलग हो चुका है। को पायलट के सीट में 29 साल का एक शख्स अपने हाथों में चाकू लिए बैठा है। प्लेन ऑटो पायलट मोड में लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या हो गया इस प्लेन के साथ? प्लेन में बैठे 503 यात्री धरती पर वापस आ पाएंगे या नहीं? हनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो, जापान, 23 जुलाई 1999। बोइंग 747 का एक जंबो जेट जिसे ऑल निप्पॉन एयरवेज ऑपरेट कर रही थी, कॉल साइन फ्लाइट 61। ये प्लेन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लेन है। यही वजह है कि इसमें 503 पैसेंजर्स धीरे धीरे प्लेन में सवार होने लगे। पैसेंजर्स के अलावा 14 क्रू मेंबर्स भी थे, यानी प्लेन में टोटल 517 लोग मौजूद थे। इस प्लेन को हैनेडा एयरपोर्ट से न्यू चिटोस जाना था। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन सुबह के 11:48 में टेक ऑफ किया। इस प्लेन को कैप्टन नाओयुकी नागाशिमा उड़ा रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 51 साल की है। वहीं साथ बैठे हैं को पायलट काजुयुकी कोगा, जिनकी उम्र लगभग 34 साल की है। दोनों ही काफी तजुर्बाकार पायलट है, लेकिन आज की यह फ्लाइट इन दोनों पायलट्स के लिए बड़ी ही खौफनाक फ्लाइट होने वाली है। जुलाई के मौसम में आमतौर पर काफी गर्मी होती है। यही वजह है कि फ्लाइट में सारे पैसेंजर्स हल्के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन इन सब के बीच इकोनॉमी क्लास में 29 साल का एक शख्स यूजी निशिजावा गर्मी के मौसम में ठंड के कपड़े पहन रखे हैं। इस शख्स के कपड़े भी काफी गंदे हैं। आसपास के सीट के लोग उसे देखकर डाउट कर रहे थे कि आखिर ये इंसान किस तरह का है, लेकिन सारे लोग शांत रहे और ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ता रहा। टेक ऑफ के करीब 25 मिनट बाद इस प्लेन में कुछ ऐसा हुआ जिसने साक्षात लोगों को मौत के दर्शन करा दिए। दोस्तों, डबल डेकर प्लेन में नीचे के फ्लोर में इकोनॉमी क्लास की सीट होती है, वहीं ऊपर के फ्लोर में प्रीमियम क्लास की सीट होती है। इस प्लेन में कॉकपिट के अंदर जाने का रास्ता ऊपर के फ्लोर से होकर जाता है, यानी कि अगर आपको प्लेन के कॉकपिट तक पहुंचना है तो आप नीचे के फ्लोर से नहीं जा सकते। टेक ऑफ के करीब 25 मिनटों के बाद प्लेन करीब 36,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। केबिन में सीट बेल्ट खोलने की अनाउंसमेंट हो गई। उसके बाद सारे पैसेंजर्स अपना अपना सीट बेल्ट खोल के रिलैक्स हो गए। ये गंदे कपड़े वाला आदमी अनाउंसमेंट के बाद अपने सीट बेल्ट को खोलकर ऊपर की तरफ जाने लगा। वहां जाने के बाद उसने एक एयर होस्टेज को पकड़ा और उसके गले में चाकू रखकर अपने कब्जे में कर लिया। एयर होस्टेज को कंट्रोल करने के बाद इस आदमी ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने को कहा। अपनी मौत को सामने देखकर एयर होस्टेज ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद यह आदमी सीधे कॉकपिट में एंटर कर गया। कॉकपिट में घुसते ही सबसे पहले इसने प्लेन के कैप्टन नाओयुकी नागाशिमा के गले में चाकू रखकर उसे भी कंट्रोल कर लिया। इसके बाद इसने 34 साल के को पायलट काजुयुकी को बाहर भेजकर कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इतना सब कुछ होते होते प्लेन के ट्रांसपोंडर में कैप्टन ने 7500 कोड डाल दिया। ये कोड पहुंच गया सीधा एटीसी के पास। 7500 एक ऐसा कोड होता है जिसे हमेशा हाईजैक के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये कोड एटीसी को मिलता है तो मतलब साफ है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। दरवाजा बंद करने के बाद निशिजावा कैप्टन से कहता है कि इस प्लेन को जापान में मौजूद अमेरिकी सेना के एयरवेज की तरफ ले चलो। यहाँ पर कैप्टन समझ चुके थे कि अगर इसकी बात मानी जाए तो पता नहीं ये प्लेन को कहाँ क्रैश करवा देगा, और इतना बड़ा प्लेन अगर किसी सिटी में गिरेगा तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। कैप्टन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। पायलट के मना करने के बाद भी यह शख्स लगातार फोर्स करने की कोशिश करता रहा। उस शख्स ने कैप्टन के गले पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी भी दी, लेकिन इन सब का प्लेन के कैप्टन पर कोई भी असर नहीं हुआ। शायद कैप्टन को लग रहा होगा कि कुछ भी हो जाए ये हाईजैकर मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि अगर मुझे मार दिया तो ये प्लेन को उड़ाएगा कौन? ये प्लेन तो क्रैश हो जाएगा और इस क्रैश में इसकी भी जान चली जाएगी, इसलिए ये मुझे नहीं मार सकता। हालांकि कुछ ही मिनटों में कैप्टन का यह अंदाजा उनकी जान पर भारी पड़ने वाला है। बार बार कहने के बाद भी जब कैप्टन ने प्लेन को अमेरिकी एयरवेज की तरफ नहीं मोड़ा, तब उस शख्स ने गुस्से में आकर कैप्टन के गले में चाकू रखा और पूरी ताकत से घुमा दिया। अब कैप्टन का गला कट चुका था, जिसकी वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाए और कुछ ही पल में उनकी मौत हो गई।
प्लेन अब भी ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा है, इसलिए बाहर खड़े को पायलट और बाकी यात्रियों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि जिस कैप्टन के भरोसे वो प्लेन को छोड़ चुके हैं, असल में वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। कैप्टन की मौत के बाद हाईजैकर को पायलट के सीट में बैठ गया और खुद ही प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन एक टर्बुलेंस में फंस गया। उसके बाद ये प्लेन झटके खाने लगा। ये सब देखकर को पायलट के सीट में बैठा वो शख्स प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कॉकपिट के सारे कंट्रोल्स को बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर घुमाने लगा। हाईजैकर के इस हरकत की वजह से प्लेन का नोज नीचे की ओर झुक गया और प्लेन तेजी से अपने एल्टीट्यूड को खोने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद बाहर खड़े को पायलट को यह समझ में आ गया कि कॉकपिट में कुछ तो गड़बड़ी हो चुकी है। सिचुएशन को समझने के बाद को पायलट ने प्लेन में बैठे पैसेंजर से मदद मांगी। प्लेन के अंदर जितने भी अच्छे बॉडी वाले पैसेंजर्स थे उन सबको अपने पास बुलाया गया और सारे सिचुएशन को समझाया गया। इसके बाद सब मिलकर कॉकपिट के अंदर जाने का डिसीजन लिया। अब भी लगातार प्लेन अपने एल्टीट्यूड को खोता जा रहा था। प्लेन में 503 पैसेंजर्स में से 14 बच्चे भी थे। ये सारे बच्चे सिचुएशन को देखकर काफी डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे। इसके बाद एयर होस्टेस ने सारे बच्चों को शांत कराया और उधर को पायलट कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कॉकपिट का दरवाजा तो अंदर से बंद कर दिया गया था। सारे लोग मिलकर इस दरवाजे के लॉक को ही तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही ये लोग कॉकपिट में दाखिल हुए, इन्हें जो नजारा दिखाई दिया वो रूह कपा देने वाली थी। डर और खौफ के बीच ये समय जिंदगी के ऊपर भारी पड़ रहा था। सारे लोग मिलकर सबसे पहले उस पागल इंसान को अपने कंट्रोल में किया और उसे बांधकर कॉकपिट के बाहर कर दिया गया। अब तक प्लेन काफी नीचे आ चुका था, इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए को पायलट तुरंत अपने सीट में बैठ गया और धीरे धीरे उन्होंने प्लेन को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद को पायलट ने तुरंत एटीसी को रेडियो कॉल करके सारी बात बताई और कहा कि हम वापस हैनेडा एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं। सिचुएशन को समझते हुए एटीसी ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दे दिया। एयरपोर्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। किसी भी तरह के अनहोनी से बचने के लिए फायर सर्विस एम्बुलेंस की गाड़ियां रनवे के दोनों तरफ खड़ी कर दी गई। रनवे को खाली कर दिया गया और सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह से फ्लाइट 61 को सुरक्षित लैंड कराना। कुछ समय बाद यह प्लेन वापस हैनेडा एयरपोर्ट आकर सेफली लैंड कर गया। लैंड करने के तुरंत बाद डॉक्टर की एक टीम कॉकपिट में पहुंच गए, लेकिन तब तक कैप्टन की मौत हो चुकी थी। वहीं जापान की पुलिस ने उस शख्स को अपने कब्जे में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जापान पुलिस को यूजी निशिजावा से कई सारे सवालों के जवाब चाहिए था। आखिर एयरपोर्ट में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे ये शख्स इतना बड़ा चाकू लेकर प्लेन के अंदर घुस गया? आखिर एयरपोर्ट के लगेज को चेक करने वाली एक्सरे मशीन इस चाकू को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई? और इस तरह से काम को अंजाम देने के पीछे इस शख्स का आखिर मकसद क्या था? ऐसे ही कई सारे अनसुलझे सवालों का जवाब पता लगना अभी तक बाकी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब निशिजावा से पूछा गया तो उसके जवाब ने कमरे में मौजूद हर पुलिस वाले को हैरान कर दिया। दरअसल 1999 के दौर में एयरपोर्ट और प्लेन के सिक्योरिटी पर आज के जितना ध्यान नहीं दिया जाता था। 29 साल का यह शख्स निशिजावा जापान के लोकल फ्लाइट्स में काफी सफर किया करता था। इसी दौरान उसने एयरपोर्ट के सिक्योरिटी सिस्टम में एक फ्लो नोटिस किया। यहाँ पर लोगों के लगेज को तो एक्सरे मशीन पर तलाशी ली जाती थी, लेकिन पैसेंजर के पास जो हैंडबैग होता था उसे बिना किसी चेकिंग के ही क्लियरेंस दे दी जाती थी। यह सब देखने के बाद निशिजावा ने जापान पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एविएशन डिपार्टमेंट से इस फ्लो के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसे जल्दी फिक्स कर लो, लेकिन इसके बाद भी ये लापरवाही चलता रहा। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिस्टम जैसी की तैसी बनी रही। काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई सुधार ना मिला तो निशिजावा के दिमाग में एक खूंखार प्लान आया। यहाँ पर उसने एक प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया। उसने लोकल फ्लाइट्स की बहुत ही सारी टिकट खरीद ली। उन सभी फ्लाइट्स में वो अपने साथ एक हैंडबैग ले जाता है और वो हैंडबैग के अंदर एक तेज धार वाला चाकू रख दिया है। उसके प्लानिंग के अनुसार सब कुछ सही चल रहा था। उसके लगेज को तो चेक किया जाता है, लेकिन उसके पास जो हैंडबैग है उसे बिना चेकिंग के ही फ्लाइट के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। जब उसने देखा कि मैं फ्लाइट के अंदर आराम से चाकू ले जा सकता हूँ, तब उसने हादसे को अंजाम देने का एक नया प्लान बनाया। हादसे के एक दिन पहले यानी 22 जुलाई 1999 की तारीख को उसने बहुत सारे लोकल फ्लाइट्स का टिकट ले लिया, ताकि एक फ्लाइट अगर मिस हो जाए तो वो दूसरे फ्लाइट को पकड़ ले।
लेकिन इसी दौरान उसके माता पिता उसके हैंडबैग में मौजूद सारे टिकट्स को देख लिया। इवन उन्होंने ये भी देख लिया कि उसके बैग में एक चाकू छिपा हुआ है। इसीलिए उसके माता पिता ने उसे फ्लाइट में जाने से रोक दिया। लेकिन ये शख्स कहाँ रुकने वाला था, अगले ही दिन का टिकट ले लिया। इसके बाद वो फ्लाइट 61 में हैंडबैग में भरे चाकू के साथ एंटर कर गया और इस तरह से चाकू की मदद से उसने हादसे को अंजाम दिया। निशिजावा के घर वालों के बयान से ये साफ पता चलता है कि निशिजावा बचपन से ही प्लेन वाला वीडियो गेम खेलता आ रहा था। वह चाहता था कि वह प्लेन खुद उड़ाए और टोक्यो के रेमो ब्रिज के नीचे से प्लेन को पास करके पूरी दुनिया को हैरान कर दे। लेकिन उसे प्लेन उड़ाने कौन देगा, ये जाहिर सी बात है, कोई नहीं। इसीलिए उसने प्लेन को इलीगल तरीके से उड़ाने का प्लान बनाया। इसके बयान से पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा साइको कोई कैसे हो सकता है। इसके घर वालों ने भी बता दिया कि इसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। आगे चलकर इसके कई सारे मेडिकल टेस्ट भी हुआ, जिसमें यह साबित हो गया कि निशिजावा को कई सारे मेंटल प्रॉब्लम्स थी। ये अक्सर ऐसी दवाइयों का सेवन करता था जिसे लेने के बाद उसका कंट्रोल खुद से ही हट जाता था। हादसे के 4 साल बाद यानी 2004 को जापान कोर्ट ने इसे उम्र कैद का सजा सुना दिया। इस हादसे को गुजरे हुए लगभग 25 साल हो चुका है। आज भी निशिजावा जापान के जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके बताइए।